हेलो एवरीवन। आज हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करने वाले हैं। मतलब जो हायर प्लांट्स होते हैं या श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, ये किस तरीके से वाटर का अपटेक करती हैं। तो हम आज समझने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जैसे हमारा ये नॉर्मल प्लांट है, तो इस प्लांट को वाटर वाटर की मतलब नीड सारे प्लांट्स को है, सारे एनिमल सारे प्लांट्स को वाटर इज़ ए एसेंशियल मटेरियल। तो प्रॉपर उनकी पूरी फंक्शनिंग के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए मतलब वाटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही उनको। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में जैसे हम जानते हैं, बचपन से ही हम सुने हैं कि अगर प्लांट में वाटर देना है तो उसके रूट में डालना है, मतलब जड़ में पानी देना है। उसके स्टेम में, उसके लीव्स में पानी देना उतना उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता है जितना रूट्स में जाने से उस पूरे प्रॉपर उसका 100% यूज़ होता है वाटर का। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जैसे जड़ में पानी डालते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल होती हैं वो वाटर को बाइंड कर लेती हैं, मतलब सॉइल पार्टिकल के अंदर वाटर फिल हो जाता है। तो ये जो हमारी रूट्स हेयर्स होती हैं, रूट्स के एक्सटेंशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, इस सॉइल पार्टिकल को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके वाटर को अपटेक करते हैं, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। और यहाँ से वाटर को लेके, रूट से वाटर को लेके और यहाँ लीव्स में लेके जाएंगे, स्टेम को लेके जाएंगे, फ्रूट्स, मतलब जो भी उनका प्रॉपर रहेगा वहाँ तक ये वाटर का वो करेंगे। इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब जो रूट हेयर्स मेक इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद सॉइल पार्टिकल एंड ग्रेटली एम्पलीफाई द सरफेस एरिया यूज्ड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट। ये बेसिक एक सिंपल डेफिनेशन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। फिर क्या होता है कि ये मतलब रूट का एपिडर्मिस होता है, इस एपिडर्मिस के एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब कि ये जो एक एक रूट टिप है, तो इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे रूट्स के फिलामेंट्स निकलते हैं। जितनी ज़्यादा रूट्स मतलब ग्रो करेंगी, जितनी ज़्यादा दूर तक स्प्रेड होंगी, उतने ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स को वो ले पाएंगी। तो इस तरीके से सारा ये मतलब एक नॉर्मल प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्व कर। और अगर हम सिंपली देखें तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर को जो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इसका डिफ्यूज़न के थ्रू हम समझते हैं। डिफ्यूज़न मतलब होता है, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ लो कंसनट्रेशन। हाई टू लो कंसनट्रेशन मतलब कि वाटर का जो अमाउंट है वो रूट्स में हाई कंसनट्रेशन में है और प्लांट्स में रूट्स के कंपैरेटिवली कम है, लो है। तो ये हाई से लो की तरफ मूव करता है जो डिफ्यूज़न होता है। लेकिन डिफ्यूज़न जो होता है हमारा शॉर्ट प्लांट्स के लिए मतलब एप्लीकेबल होता है, वो हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस हम शॉर्ट प्लांट्स में देखते हैं, क्योंकि डिफ्यूज़न इज़ अ रैपिड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस बट एक्सट्रीमली स्लो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब कि जो ये रैपिड प्रोसीजर होता है शॉर्ट में, लेकिन जहाँ पे लॉन्ग प्लांट्स, हायर प्लांट्स की बात हो जाती है, या हम बोले वैस्कुलर प्लांट्स की जहाँ पे बात हो जाती है, वहाँ पे डिफ्यूज़न नहीं एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए जो हम बात करते हैं वो हम जाइलम को पढ़ते हैं। अब ये हमारे जो हायर प्लांट्स होते हैं, अगर हम हायर प्लांट्स में बात करें या हम वैस्कुलर प्लांट्स में हम बात करें, तो हम वहाँ पे जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो जाइलम क्या होते हैं, तो सिंपली हमको सबसे पहले जाइलम को समझना है। तो नॉर्मल प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, लेकिन और जो जाइलम होता है वो वाटर का करता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो हमारा जो कंप्लीट लेक्चर होने वाला है वो जाइलम के ऊपर होने वाला है। फ्लोएम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वैस्कुलर प्लांट्स। ये हमने बात कर ली फ्लोएम और जाइलम का। तो जाइलम को हम एक डेड टिश्यू मानते हैं। डेड टिश्यू क्यों मानते हैं, क्योंकि ये बहुत थिक होता है, मतलब जनरली ये थिक होता है जाइलम जो होता है। और जाइलम टिश्यू के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। तो जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला हमारा वेसल्स होता है। वेसल्स के बाद हमारे ट्रैकीड्स होते हैं। ट्रैकीड्स के बाद हमारा जाइलम फाइबर होता है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो ये अब ये इन लोग जो 4 हैं इनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जो वेसल्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वेसल्स, जो जाइलम वेसल्स हैं वो एंजियोस्पर्म में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर का। अब इसको याद करने को कैसे याद करते हैं, जैसे वी है तो वी को हम ऐसे अगर यहाँ पे लगा दिए तो उल्टा ए बन जाएगा। मैंने तो इसी तरीके से याद किया था, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।
और और वेसल्स एंजियोस्पर्म में ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो ट्रैकिड्स होता है वो हमारा जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट होते हैं उसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। जो जाइलम फाइबर होता है हमारा, ये प्रोवाइड करता है मतलब सपोर्ट, और वैसे जाइलम जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब एक स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। और जाइलम फाइबर जो होते हैं ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है हमारा, ये एक तरीके से सिक्रीशन और स्टोरेज में हेल्प करता है, सिक्रीशन एंड स्टोरेज में ये हेल्प करता है। तो हमने जाइलम के कंपोनेंट्स और वेसल्स को और ट्रैकिड्स को मिला के हम इसको बोलते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स, मतलब इन दोनों को मिला के हम ट्रैकरी एलिमेंट्स बोलते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जाइलम के वेसल्स और ट्रैकिड्स ही होते हैं। जैसे फाइबर तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पैरेन्काइमा जो है वो सिक्रीशन एंड स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जैसे जाइलम को हम डेड टिश्यू कहते हैं, तो जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसको हम लिविंग टिश्यू बोलते हैं। पैरेन्काइमा को हम लिविंग टिश्यू बोलते हैं। तो हमने पूरा जाइलम को समझ लिया। मतलब जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो सिंपल पहले तो डिफ्यूज़न के थ्रू होगा शॉर्ट प्लांट में, और अगर हम हायर प्लांट्स में आएंगे वैस्कुलर प्लांट्स में तो वो हमारा जाइलम टिश्यू से होगा। जाइलम टिश्यू को हम डेड टिश्यू बोलते हैं। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स एंजियोस्पर्म में हेल्प करता है, ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म्स के वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो सिक्रीशन एंड स्टोरेज में हेल्प करता है। वैसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। तो हम ये रूट्स की और बात करें कि किस तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं, मतलब वाटर किस तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। तो अगर हम रूट्स के एक छोटे से पार्टिकल को हम जूम करें तो हमें कैसा दिखेगा, तो अगर हम जूम करेंगे तो पहले ये हमें एक आउटर लेयर दिखेगी, और इसके कुछ रूट हेयर्स इस तरीके से होते हैं, इनको हम रूट्स एक्सटेंशन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर हमें हमारे पास एक ही प्लग है और इलेक्ट्रिसिटी हमें 2-3 जगह चाहिए, लाइक हमें फ़ोन भी चार्ज करना है, लैपटॉप भी चार्ज करना है, टैबलेट भी चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं एक एक्सटेंशन को लेते हैं और एक प्लग से जोड़ के सारी चीज़ों में एक्सटेंशन को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ऐसे ऐसे जो हमारी रूट्स होती हैं वो भी एक एक्सटेंशन का काम करती हैं, मतलब ये इतना ज़्यादा फैल जाती हैं कि अपने एरिया को, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती हैं। जैसे हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि अगर सॉइल इरोजन को रोकना है तो प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, और ज़्यादा प्लांटेशन करने से क्या होगा कि जो रूट्स हेयर, मतलब जब प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने रूट्स को स्प्रेड करेंगे। तो जैसे रूट्स स्प्रेड होंगे तो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे ईजिली। तो इस वजह से जब हम उस एरिया में ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो जो हमारे रूट्स होंगे वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इसे बाइंड करेंगे, मतलब आपस में बाइंड करेंगे। अब जैसे जो फैलेंगी, यहाँ पे मान लो सॉइल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो ये सॉइल पार्टिकल्स सिक्योर है, ये सॉइल पार्टिकल्स वाटर के थ्रू मतलब इरोड नहीं हो सकता है। ये सॉइल पार्टिकल्स को इस रूट्स ने बहुत ही टाइटली, एक तरीके से टाइटली बाइंड करके रखा है। तो ये हो गया। बाकी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये रूट्स लेयर हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर एक लेयर आती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये मैं थोड़ा उल्टा समझा दी, मुझे ऐसे बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये रूट्स फिलामेंट्स हैं या रूट हेयर्स हैं, इसे हम रूट हेयर्स का नाम दे रहे हैं सिंपली। ये रूट हेयर्स है हमारी। उसके बाद फिर जो ये हमारी फर्स्ट आउटर लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये हमारी एपिडर्मिस हो गई। उसके बाद जो हो गया हमारी, ये हम मतलब एक सिंपल रूट हेयर का एक रूट को यहाँ पे हम जूम कर रहे हैं, इस रूट को यहाँ पे हम जूम कर रहे हैं। एपिडर्मिस हो गई, ये मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट लेयर है। उसके बाद हमारी सेकंड लेयर आती है, सेकंड लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। सेकंड लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद फिर हमारी एक थर्ड लेयर आती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद फिर हमारा फ्लोएम आता है, फिर फ्लोएम के बाद हमारा जाइलम आता है। तो इस तरीके से मतलब 2, 3, 4, 5 ये इस तरीके से सारी चीज़ें आ गई। तो मतलब पहले तो वाटर जो है, मतलब यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है, रूट हेयर ने इसको ब्रेक किया। अब इसका वाटर, इसमें से वाटर कंटेंट को लिया। अब वाटर कंटेंट इधर एपिडर्मिस में आया, फिर कॉर्टेक्स में आया, फिर हमारी, सॉरी मैंने यहाँ एपिडर्मिस लिख दिया, यहाँ पे एंडोडर्मिस होगा। फिर वो एंडोडर्मिस में आएंगी, फिर फ्लोएम में जाएंगी, फिर जाइलम में जाएंगी। तो लेकिन एपिडर्मिस में आती हैं, फिर कॉर्टेक्स में आती हैं, लेकिन फिर एंडोडर्मिस में एक और लेयर आ जाती है, ये बीच में हिंडर कॉज करती है। इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जब मैंने एमएससी का पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आया था कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होते हैं। तो इसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बीच में। अब ये क्या करता है, ये वाटर को, जैसे वाटर यहाँ तक ईजिली मूव कर पाया था, मतलब डायरेक्ट आ जा रहा था, मतलब हमारे सेल वॉल को क्रॉस करके आ जा रहा था, लेकिन यहाँ से वाटर ईजिली नहीं मूव कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ पाथवे हैं, वो पाथवे हेल्प करेंगे इसके, मतलब वाटर के एब्जॉर्प्शन के 3 पाथवे होते हैं जनरली। अब वो पाथवे यहाँ से हेल्प करेंगे और उसके बाद फिर फ्लोएम में आएगा, फिर ये वाटर फ्लोएम से फिर ये जाइलम में आता है, और फिर जाइलम के बाद फिर जाइलम की एक अपनी अलग लाइन हो जाती है, मतलब, और फिर ये पूरे प्लांट में हमारे ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाटर। तो फिर अलग से हम ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में बताते हैं, ये सॉरी हम पाथवे के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वाटर एब्जॉर्प्शन के पाथवे होते हैं। तो अगर हम पाथवे की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा पाथवे होता है वो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे होता है। एपोप्लास्ट, फिर दूसरा जो हमारा होता है सिम्प्लास्ट, उसके बाद जो तीसरा होता है हमारा वो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे होता है। जो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे होता है ये हमारा इंट्रासेलुलर एयर स्पेसेस के बीच में चलता है, इंट्रासेलुलर एयर स्पेसेस के बीच में चलता है, मतलब इसको हम कंटिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं। मतलब एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है कंटिन्यूअस सिस्टम में चलता है। इसके अलावा जो मतलब कि ये अक्रॉस द रूट कॉर्टेक्स ट्रैवल करता रहता है, मतलब कि जो रूट के कॉर्टेक्स हैं वहाँ तक, जैसे हमने जो डायग्राम भी मैंने इसके पहले बनाया था कि पहले वो एपिडर्मिस में आता है फिर वो कॉर्टेक्स में जाता है, तो ये अक्रॉस द रूट कॉर्टेक्स तक जाता रहता है, लेकिन ये ब्लॉक हो जाता है बाई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ब्लॉक्ड बाई कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इस तरीके से मतलब कि जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है वो मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर पाता है, और वो यहाँ पे आने के बाद मतलब रूट कॉर्टेक्स तक आने के बाद फिर वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये हमारी एपोप्लास्ट की कहानी थी। एपोप्लास्ट जो होते हैं वो मतलब एक सिंपल एक कंटिन्यूअस सिस्टम हम बोल सकते हैं। फिर जो हमारा आता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे जो होता है ये एक ये मतलब एंटायर नेटवर्क ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब ये एक एंटायर नेटवर्क होता है। सिम्प्लास्ट पाथवे जो होता है इस पाथवे के थ्रू, मतलब अगर वाटर रूट से एंटर कर रहा है और अगर वो एपोप्लास्ट पाथवे को लेता है तो वो रूट कॉर्टेक्स में जाने के बाद वहीं रुक जाता है, उसके आगे नहीं मूव कर पाता है। लेकिन जब वो सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करता है तो वो एंटायर नेटवर्क साइटोप्लाज्म के थ्रू कंप्लीट वाटर जो है वो प्लांट तक पहुंच जाता है, मतलब उसके हायर प्लांट की अगर हम एकदम ऊंची चोटी तक बोले तो वहां तक पहुंच जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे को अगर वो फॉलो करता है। इसमें जो एक मेन, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इंटरकनेक्ट होता है जिसके थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प लेता है रूट कॉर्टेक्स के बाद, रूट कॉर्टेक्स के बाद यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प लेके ये, और फिर वो आगे टूवर्ड्स द प्लांट, मतलब कंप्लीट प्लांट की तरफ वो, मतलब जो वाटर होता है वो पहुँच जाता है कंप्लीट प्लांट में। तो ऐसा भी हो सकता है कि वाटर पहले एपोप्लास्ट पाथवे में आए और वो रूट कॉर्टेक्स तक मूव करे, उसके बाद फिर वो कैस्पेरियन स्ट्रिप उसको ब्लॉक कर दें, फिर वो क्या करे कि वो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प ले और वो एसिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करके और एंटायर कंप्लीट प्लांट तक पहुंच जाए। और जो ब्लॉक कर रहा था, जैसे ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप ब्लॉक कर दे रही थी एपोप्लास्ट पाथवे को, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है तो इसे भी हमें समझना है। तो हम यहीं बीच में ही कैस्पेरियन स्ट्रिप को भी समझते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो जो मूवमेंट होता है एपोप्लास्ट पाथवे को वो कैस्पेरियन स्ट्रिप ही रोक देती हैं। और कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती हैं एक बैंड होती है, मतलब सिंपली अगर हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की बात करें तो ये एक बैंड होती हैं, ये एक बैंड होती हैं और रेडियल सेल वॉल से बनी होती हैं। ये रेडियल सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस, और जो ये इम्प्रेग्नेंटेड होती हैं विद लिग्निन सेल्स, इसमें लिग्निन सेल्स होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स होते हैं लिग्निन सेल, और ये हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर हेटिंग, मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो वर्ड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग, और फोबिक मतलब होता है फोबिया, मतलब किसी चीज़ से डरना, मतलब कि वाटर हेटिंग होती हैं। और ये हमारी, और ये ऑल्सो कंटेन करती हैं लिग्निन और सुबेरिन सेल्स को भी ये कंटेन करती हैं जो हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। और
ये जो होती हैं मतलब ये नॉन ग्रोइंग रूट्स में होती हैं। जो हमारी कैस्पियन स्ट्रिप्स होती हैं वो नॉन ग्रोइंग रूट्स में होती हैं। इसके अलावा ये रूट के थोड़ी दूर छोड़ के, मतलब कि अब जैसे ये कैस्पियन स्ट्रिप हमारी एंडोडर्मिस में मिल रही है ना, तो सबसे पहले हमारा एपिडर्मिस आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है, उसके बाद हमारा एंडोडर्मिस आता है ना। तो और एंडोडर्मिस में कैस्पियन स्ट्रिप्स होती हैं। तो कैस्पियन स्ट्रिप्स को हम बोल सकते हैं कि ये सेवरल मिलीमीटर टू सेवरल सेंटीमीटर बिहाइंड द रूट टिप होती हैं। तो ये हमारी पूरी कैस्पियन स्ट्रिप्स की कहानी हो गई। इसके अलावा हम ये हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है, तो हम ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे को अपने सेकंड पार्ट में डील करेंगे। अभी हम सबसे पहले तो प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे पहले ये इसको हम समझ लें कि ये हमारी रूट हेयर्स हो गई, और ये वाला पोर्शन हमारा एपिडर्मिस का हो गया। सॉरी, हम सेल्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर। तो ये हमारी रूट हेयर हो गई, ये हमारी एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के बाद फिर हम इसके कॉर्टेक्स को सेल को दूसरे तरीके से समझते हैं। तो ये हमारी कॉर्टेक्स की सेल हो गई, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद की जो सेल आती हैं वो हमारी एंडोडर्मिस होती हैं। और एंडोडर्मिस के बीच में हमारा कैस्पियन स्ट्रिप्स होता है। तो हम ये समझ लें, ये हमारा नॉर्मल जो ब्लू वाला मैंने ड्रॉ किया है वो एंडोडर्मिस है, और जो ये रेड से मैंने ड्रॉ किया है ये हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप है। तो ये पहले तो क्या होता है कि जैसे वाटर यहाँ रूट हेयर ने लिया, वाटर यहाँ तक गया, मतलब एपिडर्मिस में गया, कॉर्टेक्स में गया, ये एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू गया, एपोप्लास्ट पाथवे की। फिर ये यहाँ से मूव नहीं कर पाया और यहाँ पे आके कैस्पेरियन स्ट्रिप ने इसको ब्लॉक कर दिया एपोप्लास्ट पाथवे को। तो इसको मूव करने के लिए यहाँ पे कुछ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं। वो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। अगर मैं ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, सॉरी लिख लो इसको, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, ये कनेक्शन होते हैं, ये यहाँ से वो एपोप्लास्ट पाथवे को छोड़ के सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करके वाटर यहाँ से इस प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करता है। उसके बाद वो यहाँ पे फ्लोएम की सेल्स रहेंगी, उसके बाद यहाँ पे जाइलम की सेल्स रहेंगी, फिर वो मतलब फ्लोएम को क्रॉस करके फिर वो जाइलम में आता है, उसके बाद वो कंप्लीट बॉडी ऑफ प्लांट में मूव करता है। तो अगर हम प्लाज्मोडेस्माटा को यहाँ जूम करें तो प्लाज्मोडेस्माटा किस तरीके से दिखेगा। मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, थोड़ा मैं बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ समझने के लिए। तो अगर ये यहाँ से सेल जैसे, और ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है पूरा, और ये सेल है, तो अगर वाटर आ रहा है तो ये इस तरीके से जो जाता है यहाँ पे, ये हमारा एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जाता है। एपोप्लास्ट मतलब कि वो कैस्पियन स्ट्रिप्स को नहीं बैंड को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, लेकिन जब वो यहाँ बीच से जाएगा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से, मतलब यहाँ पे कनेक्शन होती हैं, वो यहाँ से एंटर करेगा प्लाज्मोडेस्माटा से, तो वो सिम्प्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं, वो कनेक्शन को हम सिम्प्लास्ट पाथवे में मतलब मानते हैं। ऐसा बुक्स में है, और बाकी बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है कि सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे क्या है कैसे है। बाकी जितना जनरल में है वो यही है कि अगर वो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके जा रहा है तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे में आता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।